सेंटर ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ जो हैंडीकैप बच्चे ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। सारे कार्यकर्ताओं को बेनती है कि स्टेज पे राजा तो एक प्रतिनिधि होता है, तो यहाँ इसीलिए ये जो परंपरा पनपी है इस क्षेत्र में, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि समाज को जोड़ना था बगैर किसी भेदभाव के। जब समाज खड़ा होगा, जब समाज लड़ेगा, समाज के लिए लड़ेगा, एक बृहद उद्देश्य के लिए लड़ेगा, सत्ता के लिए नहीं, तो वहाँ फिर मजबूती है। इसलिए इस क्षेत्र में जो सहकारिता का भारत का इतिहास कहता है, पंजाब क्षेत्र में या ये जो पूरा क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ट्रेडिशनली आप उस जमाने में जाएंगे जब अंग्रेजों से पहले भी, तो यहाँ लोग मिलजुल कर रहने की भावना ज़्यादा बलवती थी। आज पंजाब में ये कार्यालय हुआ है, ये भी दिखाता है कि यहाँ कैसे लोगों ने मिलकर इतना अच्छा कार्यालय, मैंने देखा इनका पूरा प्लान, तो पूरा ही प्लान जबरदस्त प्लान है। कैसे बनाई है? कोई सरकारी सहयोग से तो बना नहीं है, सामाजिक सहयोग से बना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बधाई देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि पंजाब की सहकार भारती जो पहले था सहकारिता का यह एक मॉडल, जिसके परंपरा के अंतर्गत ये पूरी परंपरा पनपी, भक्ति की परंपरा, सूफी की परंपरा, समाज को जोड़ने की, वो एक नए रूप में आर्थिक समृद्धि के साथ। और हमें बाहरी तत्वों से तो कम लड़ना है, हमें अंदरूनी तत्वों से लड़ना है, अपनी गरीबी से, जहालत से लड़ना है, उसको दूर करना है, समाज में भेदभाव को खत्म करना है, समाज में शोषण को समाप्त करना है। ये नहीं है कि मेरे पास क्षमता है लेकिन मैं अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकूँ। ये सारा काम केवल और केवल कोऑपरेटिव कर सकती है, और कोऑपरेटिव को बगैर किसी भेदभाव के साथ अगर कोई सुरक्षित कर सकता है, इसीलिए मैंने कहा सहकार भारती कमोबेश यही काम कर रही है। तो केवल सहकार भारती, इसलिए नहीं कि मैं सहकार भारती खर्च करता हूँ, आज के डेट में, आज की स्थिति में और पहले भी न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो सहकारिता के लिए काम करे लेकिन सहकारिता का नहीं हो। जैसे मैं कहता हूँ, इसका उदाहरण, कमल का पत्ता आप लोगों ने देखा है? तो कमल के पत्ते पे पानी नहीं टिकता, वो निर्विकार होता है, उसको नहीं मतलब पानी आए, ओस आए, गंदगी आए, जो भी है वो टिकता ही नहीं वहाँ पर। ऐसे ही सहकार भारती को होना होगा, निर्विकार, पवित्र, निश्चल और समर्पित। किसके लिए? समाज के लिए। समाज कैसे जुड़ेगा? सहयोग की भावना से जुड़ेगा, प्रेम से जुड़ेगा, और जुड़कर क्या करेगा? उसी समाज को सक्षम बनाएगा, आत्मसम्मान से युक्त बनाएगा। रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा तभी आता है जब हम आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। भूखे पेट में कोई सक्षम नहीं हो सकता, कमजोर आदमी सक्षम नहीं हो सकता, भय जहाँ हो वहाँ वो सक्षमता नहीं आती। तो इसके लिए हमें हर हाल में कोऑपरेटिव को ही मजबूत करना होगा, और वो मजबूत करने की जिम्मेदारी, कोऑपरेटिव के वैल्यूज को रक्षा करने की जिम्मेदारी अगर एक संस्था वहन कर सकती है, आज के डेट में निभा सकती है, वो है केवल सहकार भारती, क्योंकि ये कहीं से जुड़ी नहीं है। हर कोई वो जो सहकारिता को मानता है वो सहकार भारती का है। हमें किसी से कोई भेदभाव है ही नहीं, हम कोऑपरेटिव के लिए खड़े हैं, हम कोऑपरेटिव के लिए बने हैं, उसी के लिए लड़ेंगे, उसी के लिए समर्पित रहेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा मिटे, क्योंकि हमें मिटा तो कोई सकता ही नहीं है, असंभव बात। सहयोग की भावना को कोई नहीं मिटा सका आज तक। इतने लोग आए, इतने आक्रांत आए, इतने इन्वेडर्स आए, समाज को नहीं मिटा सके। बहुत प्रेशर है, अब तो प्रेशर भी नहीं आ सकता। तो मैं ये तो कहूँगा नहीं कि हम मिट जाएंगे, हम बढ़ते ही रहेंगे और बढ़ते ही जाएंगे आगे और मजबूत होते जाएंगे। तो मिटेंगे हमने, इसलिए हमें कोई डर नहीं, हमें कोई मिटा ही नहीं सकता। तो हम ना मिटेंगे, ना समाज को मिटने देंगे, ना बर्बाद होने देंगे। हम एकजुट होकर मजबूती से सहकार भारती के बैनर के तले, बगैर किसी भेदभाव के, हमें कोई किसी से ले, हमें जो सहकारिता का है वो हमारा, जो हरि के भजे सो हरि के होगी। जो सहकारिता को माने वो सहकार भारती का है। जैसे प्रभु को जो भजता है वो प्रभु का होता है, प्रभु नहीं भेदभाव करते।
इस तरह करके मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कार्यालय एक मंदिर की तरह, हमारे संजय जी हमेशा कहते हैं कोऑपरेटिव मंदिर है, तो पंजाब के कोऑपरेटिव के विकास का ये जो कार्यालय आज बना है, या मंदिर कहिए, मंदिर भी नहीं, गुरुद्वारा हमारा है, क्योंकि ये तो हम एक सामाजिक काम में लगे हैं, तो ये हमारा स्थल हो गया, आध्यात्मिक निर्माण स्थल। यहाँ से एक ऐसी लौ को हमें जलाना है जो पूरे पंजाब को तो करे ही प्रज्वलित, पंजाब के साथ साथ पूरे कम से कम उत्तर क्षेत्र को, मैं तो कहूँगा पूरे देश के लिए, आप क्योंकि आप लोगों ने किया है, यहाँ के लोगों ने किया है, वो पंजाब का इतिहास है कि पंजाब ने क्या चमत्कार किया है, पूरे भारत के लिए, मानवता के लिए कहीं छुपा नहीं है। उस पर वर्णन करने का मेरे पास वक्त भी नहीं है, और उचित मैं क्या कहूँगा, आप सब जानते हैं इस बात को। तो एक ऐसी लॉ यहाँ से अलग जगह ये जो पूरे देश में एक नया क्रांति लाए कोऑपरेटिव के लिए, क्योंकि आप में एक इस भूमि की खासियत है, यहाँ भयमुक्त समाज, ये जो ठान लेता है वो कर लेता है पंजाब का समाज। तो ठान लीजिए कि हमें पंजाब में कोऑपरेटिव को दलालों से, माफियाओं से, गलत आदमी के हाथों से मुक्ति दिलानी है, और पंजाब में कोऑपरेटिव को हर गांव हर घर तक पहुंचाना है। आज के लिए मैं यही शुभकामना देता हूं इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर। बाकी तो मैं आता ही रहता हूं पंजाब, मैं आपका ही हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सहकार भारती या सामाजिक ऐसे जितने संगठन हैं वहाँ हम सब कार्यकर्ता होते हैं, और हम सब अस्थायी हैं, इसीलिए हम परमानेंट है। कार्यकर्ता का पद तो कोई ले ही नहीं सकता, और हमें मुक्ति भी नहीं कोई दे सकता कि भाई आप ये समाज का काम नहीं कीजिए। तो हम तो अस्थायी आदमी हैं, मैं भी अस्थायी हूँ, आता रहूँगा, आपके बीच में ही रहूँगा, आपके साथ ही काम करूँगा, जहाँ मेरी ज़रूरत हो वहाँ मैं हाजिर हूँ आपके लिए। अगेन बहुत के विषय में बीज उत्पादन के माध्यम से एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, और उसके माध्यम से सीड्स जो आज बीज हम पूरे विदेश से बाहर से लाते हैं उसके बजाय हमारे भारत में इसकी ग्रोथ हो, इसके लिए सीड्स की एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अनाउंसमेंट किया है। दूसरे एक किया है कि जैसे इफ्को है, हम देखेंगे कि 65-67 में तो जन्मा नहीं था, उस समय बहुत अकाल पड़ा था, खाने के लाले पड़े थे, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। लेकिन बाद में हमारे देश के शास्त्रज्ञ ने रिसर्च करके कृषि की ग्रोथ बढ़ाई, उसमें इफ्को जैसे खाद जो है उसके कारण भी हमारी फसल बढ़ी, और आज बड़ी मात्रा में हम भारत नहीं तो भारत के बाहर भी हम लोगों का पेट भर सकते, इतनी फसल आ रही है। लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं, जो ये खाद यूरिया यूज़ करने के कारण जितनी भी बीमारी आ रही है उसका एक कारण बताया जाता है यूरिया। तो हमारे अमित शाह और मोदी जी ने दूसरा निर्णय लिया है, ऑर्गेनिक खाद, जैविक खाद बनाने का एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। जैसा इफ्को बना है ऐसे ही जैविक खाद की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आने वाले समय में बनाएंगे। उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 5,000 करोड़ रुपए अपनी राशि उसमें इन्वेस्ट करेगा। और तीसरी मल्टी स्टेट सोसाइटी की अनाउंसमेंट की है, वो है एक्सपोर्ट, जो किसानों का जो उत्पादन है उसको हम बाहर कैसे भेज सकते हैं, उसके लिए भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अनाउंसमेंट केंद्र सरकार ने की, उसमें भी निवेश सरकार करेगा। ऐसे 3 बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अनाउंसमेंट केंद्र सरकार ने किया है, और आने वाले समय में उसमें कार्य होगा। 5-6 साल में उसकी एक अच्छा चित्र हमको दिखाई देगा। इसी को देखकर सहकार भारती पिछले 40 साल से काम कर रही है। आज हम भारतवर्ष के लगभग 650 जिले में सहकार भारती का यूनिट अभी बना है, और सभी राज्य में, यानी अंडमान है, अंडमान निकोबार हो या नागालैंड, मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर हो, ऐसे भारत के सभी राज्यों में सहकार भारती के यूनिट अभी बने हैं। इतना ही नहीं कि लगभग हम 20 प्रकार के प्रकोष्ठ भी सहकार भारती ने डिक्लेयर किए, जैसे डेयरी प्रकोष्ठ है, पैक्स का प्रकोष्ठ है, बैंक है, क्रेडिट सोसाइटी है, फिशरिंग है, लेबर कोऑपरेटिव है, कंज्यूमर स्टोर्स है। ऐसे लगभग 20 प्रकार के कोऑपरेटिव के सेल्स सहकार भारती ने बनाए हैं। और नेक्स्ट जो 2023 ये साल आया है, इस वर्ष में हम 15 अलग अलग प्रकार के प्रकोष्ठ के अधिवेशन पूरे भारत के अलग अलग राज्य में हम करने वाले हैं। जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है, आज देश में 1,10,00,000 स्वयं सहायता समूह है, जिसकी संख्या यदि हम काउंट करते हैं तो 12 से 14 करोड़ तक संख्या जाती है महिलाओं की। और हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बदलने के लिए 2014 में
मोदी जो जब सत्ता में आए तो उनको 14 करोड़ वोट मिले थे, और हमारा एक पैक्स है कि जिसकी 13 करोड़ 80 लाख मेंबरशिप है। यदि पैक्स के लोग तय करेंगे तो देश का प्राइम मिनिस्टर बदल सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो स्वयं सहायता समूह है SHG, जिसमें लगभग 12-12.5 करोड़ महिलाएं सहभागी है, यदि वो निर्णय कर सकती है तो वो भी सत्ता पलट सकती है। इतना सामर्थ्य है। 2 ही सेक्टर मैंने कोऑपरेटिव के बताए। ऐसे डेयरी है, लगभग 1,25,000 डेयरी है छोटी मोटी, लगभग 1 लाख से ज़्यादा क्रेडिट सोसाइटी है, 1,550 बैंक है, 24,000 फिशरिंग कोऑपरेटिव है, 1,20,000 हाउसिंग कोऑपरेटिव है। लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। अभी सहकार भारती, बाकी अलग अलग प्रकार के ऑल इंडिया लेवल के 17 फेडरेशन है, 3,000 डिस्ट्रिक्ट लेवल के फेडरेशन है। लेकिन ये फेडरेशन का काम क्या है, तो एक ही सेक्टर का वो चिंतन करते हैं। डेयरी है तो वो डेयरी का ही विषय करेंगे, पैक्स है तो पैक्स का ही करेंगे, और चुनाव में वो सक्रिय हो जाएंगे। चुनाव होने के बाद 5 साल के बाद ही उधर जाएंगे, और इसके कारण हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो ठंडी पड़ी है, बदनाम हुई है। और सहकार भारती ने धीरे धीरे ये सभी फेडरेशन में अपना प्रवेश करके और समग्र सहकारिता का चिंतन करने के लिए सहकार भारती है। नहीं एक क्षेत्र, केवल पैक्स का सोचेंगे, केवल डेयरी का सोचेंगे, केवल बैंक का, ऐसा नहीं। तो जीवन के समग्र क्षेत्र को लेकर सहकारिता में काम करेंगे। ऐसी सहकार भारती विश्व में एकमात्र सहकारिता का संगठन है। और लगभग हम देखेंगे तो अभी मोटे तौर पे जो सहकारी समितियां ठीक चल रही है उसको कैसे और बढ़ा सकते हैं, जो सहकारिता समितियां बंद पड़ी है, नहीं चल रही है, उसको कैसे ट्रेनिंग देके उसको कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, उसके बारे में करेंगे, उसका प्रशिक्षण देंगे। और तीसरा है ये सहकारी समितियों का जो उत्पाद है उसके लिए कैसा मार्केट मिल सकता है, उसके लिए प्रयास करेंगे। किसानों की आमदनी 2 गुना 4 गुना ये सहकारिता के माध्यम से कैसे बढ़ सकती है, उसके लिए सहकार भारती प्रयास करिए। और सहकार भारती और एक इशू लेकर काम करे, वो है न्यू डायमेंशन में कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेके जाना। मैं बहुत बार मजाक में कहता हूँ कि हमारा कोऑपरेटिव जो है वो बूढ़ा हो गया है, यानी जब से शुरू हुआ उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं। अभी नया सेंट्रल कोऑपरेटिव मिनिस्टर बना और थोड़ा परिवर्तन का आरंभ हुआ। सहकार भारती भी पिछले कुछ सालों से सहकारिता में न्यू डायमेंशन में सहकारिता कैसे जा सकती है, आज हम देखेंगे। मैं कल ट्रेन से आ रहा था, मैं और विष्णु जी, हमारे सामने 4 पेशेंट बैठे थे, और चारों भी थे, 2 उत्तर प्रदेश का, एक बंगाल का, एक पंजाब का, कैंसर के पेशेंट थे। सुदूर दूर यहाँ से मैंने कहाँ जा रहे, तो मुंबई से ट्रीटमेंट करने जा रहे टाटा पे, क्योंकि यहाँ सुविधा ही नहीं है कैंसर के ट्रीटमेंट। तो ऐसे और देखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल। गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में आपको एंजियोप्लास्टी करनी है तो 6 महीने बाद आपका नंबर लगेगा, तब तक पेशेंट मर जाएगा। और प्राइवेट में जाएंगे तो जिंदगी की पूरी पूंजी लगानी पड़ेगी। तो सहकार भारती का है कि बीच का रास्ता हम निकाल सकते हैं, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल। और लगभग आज महाराष्ट्र में 8 डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव हॉस्पिटल बने हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा है वही सुविधा है गवर्नमेंट से अच्छी और प्राइवेट के बराबर, लेकिन उसका शुल्क जो है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा और प्राइवेट से कम, ऐसा बीच का रास्ता उसमें निकाला है। ऐसे कोऑपरेटिव से आप देखेंगे, आप एजुकेशन में तो केजी में डालना है तो 50,000 डोनेशन दो, 1 लाख रुपए डोनेशन दो, मेडिकल में डालना है तो 2 करोड़ दो, 3 करोड़ दो। तो भाई कोऑपरेटिव से माध्यम से क्यों नहीं सस्ती शिक्षा दे सकते हम, सस्ती अच्छी शिक्षा। तो कोऑपरेटिव स्कूल कॉलेज शुरू होने चाहिए। एक ओला उबेर आता है, पहले 5% में काम करता है, करते करते 35% तक कमीशन लेके जाता है। यदि वो ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव से हो जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है। सेवा सेक्टर में कोऑपरेटिव आ सकता है, इंश्योरेंस में कोऑपरेटिव आ सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम सामान्य इंसान के जीवन में आर्थिक समृद्धि ला सकते हैं। जितने सुदूर राज्य है, मैंने देखा कि जहां आज भी प्राइवेट लोग ब्याज से पैसे देते हैं, आपके यहाँ तो 5%, 10% महीने का इंटरेस्ट रेट होगा। आप जाएंगे बंगाल में, जाएंगे झारखंड में, जाएंगे आसाम में, जाएंगे तो महीने का 40% इंटरेस्ट दे रहा है आज व्यक्ति। चाय बागान में काम करने वाला मजदूर 2,000 रुपये पूजा के लिए लेता है, तो 15 दिन में उसका हाथ पकड़ के 200 रुपये उसमें से ब्याज निकाल लेते हैं। तो इतना लोगों का शोषण हो रहा है। ये शोषण से राहत केवल कोऑपरेटिव सेक्टर दे सकता है, और कोऑपरेटिव सेक्टर को जीवन के हर क्षेत्र में जाना चाहिए। और इसके लिए सहकार भारती पिछले 40 साल से प्रयास कर रही है। तो मैं आप सबको आग्रह करूँगा कि सहकार भारती के माध्यम से अच्छा सहकारिता क्षेत्र जो है वो कैसे
पारदर्शिकता उसमें आ जाए। जैसे ठाकुर साहब ने जिक्र कहा, ऐसे जब तक हम सहकारिता को अध्यात्म से, धर्म से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसमें शुद्धि नहीं आएगी। और इसलिए सहकार भारती ने कहा है बिना संस्कार नहीं सहकार। तो संस्कारवान व्यक्ति सहकारिता में आने चाहिए, तब जाके सहकारिता से ग्रोथ हो सकती है। मुझे क्या मिलेगा ये सोचने से कुछ नहीं होगा। और हर व्यक्ति कोऑपरेटिव का मेरा पावर क्या है। यदि कोई सहकारी समिति का मेंबर बना तो उसको लगता है मेरा पावर क्या है। कोई उसमें एम्प्लॉय गया तो वो भी पावर की बात सोचता है। चेयरमैन बनता है तो वो भी मेरा पावर क्या है सोचता है। जहाँ पावर क्या है सोचेंगे तो वो तो बंद होना ही है। उसको हमको थोड़ा अंतर करना है, और वो अंतर इतना है, पावर के बजाय हम सब लोग उसको कर्तव्य क्या है। यदि मेंबर सोचेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, डायरेक्टर सोचेगा मेरा कर्तव्य क्या है, एम्प्लॉय सोचेगा मेरा कर्तव्य क्या है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ दुनिया का कोई भी व्यक्ति कोऑपरेटिव समाप्त नहीं कर सकता। तो यही बात जो है सहकार भारती सब सहकारिता के क्षेत्र के लोगों को यही है कि भाई आप इसको समाज मेरा मैं समाज का, देश मेरा मैं देश का, इस भाव से सहकार भारती सहकारिता में काम करने का आग्रह करती है। और ऐसे जहाँ कार्यालय हमारे बने हैं, ऐसे कार्यालय में आज बजट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में डिक्लेयर किया है कि कोऑपरेटिव का डाटा कलेक्ट करने के लिए पैसा एलोकेट किया है। आज हमारे भारत सरकार के पास भी और राज्य सरकारों के पास भी कोऑपरेटिव का कोई डाटा नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बता रहा हूँ 8.5 लाख, लेकिन 8.5 लाख कोऑपरेटिव है या 8,80,000 है, कितनी चल रही है, कितनी बंद पड़ रही है, कितने लोगों ने कोऑपरेटिव से एम्प्लॉयमेंट दिया है, बोल नहीं सकता आज कोई। केंद्र सरकार भी नहीं बोल सकता और स्टेट गवर्नमेंट कि हमने कोऑपरेटिव से इतना रास्ता दिया। मुझे मालूम है, मैं अमूल के चेयरमैन से मिला तो अमूल का जो बजट है सालाना 60,000 करोड़ टर्नओवर है अमूल का। मैंने उनको ऐसा ही कहा आपका एम्प्लॉयमेंट कितना दिया होगा, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे पकड़ेंगे तो 50 लाख लोगों को रोजगार अमूल ने दिया है। ऐसे इफ्को ने दिया है, ऐसे हमारे कैम्पको है, मैमको है, क्रिप्को है, ऐसे कितनी संस्थाएं हैं कि जिन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। लेकिन आज गवर्नमेंट नहीं बोल सकता है कि हमने इतने करोड़ को रोजगार दिया है। अभी फार्मर प्रोड्यूसर हम यहाँ बैठ रहे तो हमारे पंजाब में भी अभी एफपीओ शुरू किए, तो आज कम से कम हजारों एफपीओ शुरू हो गए। तो एफपीओ के माध्यम से किसानों को भी मूल्य अच्छा मिला और उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई। तो ये कोई बता नहीं सकता है। तो आने वाले समय में ऐसे कार्यालय जो हमारे बनेंगे वो कार्यालय है डेटा कलेक्शन का सेंटर बने। किसी को भी कोऑपरेटिव में किसी भी प्रकार का बायलॉज चाहिए तो पंजाब के कार्यालय को ठटोलो, आपको बायलॉज मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है कोऑपरेटिव का, यहाँ आइए, यहाँ पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। आपको लगता है कि हमारे पैक्स के 100 संचालकों का ट्रेनिंग करना है, आप यहाँ आइए, आपको ट्रेनिंग हो जाएगा। देश भर के एक्सपर्ट आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। बैंक के डायरेक्टर को ट्रेनिंग करना है, बैंक के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करना है, एसएचजी का ट्रेनिंग होना है, पैकेजिंग, मार्केटिंग, सब चीज़ों का वो हमारा पंजाब का केंद्र करेगा। रोजगार सृजन स्वावलंबी अभियान का केंद्र वो भी हमारा कार्यालय बनेगा। लोग यहाँ आएंगे, रोजगार कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, उसका ट्रेनिंग क्या हो सकता है, ऐसे सब प्रकार का एक अच्छा केंद्र जिसको कहते हैं वो केंद्र हमारे पंजाब प्रांत का कार्यालय आने वाले समय में बनेगा। ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। और आप सबसे एक ही आग्रह करूंगा, यहाँ तो धन देने वाले का अनाउंसमेंट किया है, मैं मन से और एक आग्रह आप सब लोगों को करूंगा, आपके पास जो भी प्रकार की क्षमता है, मैं 2 घंटे आकर ऑफिस में बैठ सकता हूं। और कोऑपरेटिव में मुझे ज्ञान है, किसी को सलाह चाहिए तो मैं मुफ्त में 2 घंटा यहाँ आकर बैठूंगा और जो भी आएगा उसको मैं सहायता करूंगा। किसी को संस्था पंजीयन करनी है तो आप आइए, हमारे सहकारिता डिपार्टमेंट से रिटायर हुए वो बैठेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे, क्या क्या पेपर लगेंगे, कैसे लगेंगे, ये हो जाएगा। ट्रेनिंग चाहिए वो मिलेगा। मैं क्या दे सकता हूँ, ऐसा बैठने हुए सभी सहकार भारती के कार्यकर्ता ने सोचना चाहिए। पैसों से ही संगठन नहीं बढ़ता है, संगठन यदि बढ़ना है तो समय आवश्यक है। तो आप लोग ऐसा सोचिए, मैं महीने का 1 दिन, 8 दिन के 1 दिन, 2 घंटा, 4 घंटा मैं यहाँ आकर बैठूंगा। मेरे पास क्या है, कोऑपरेटिव का ज्ञान है वो दूंगा, मेरे पास बैंक का ज्ञान है वो दूंगा, मैं बैंक से रिटायर हूँ, अकाउंट राइटिंग कर सकता हूँ वो यहाँ आकर करूँगा, मैं डेटा कलेक्शन करूँगा, जो भी मेरे पास जानकारी है वो सब पैक्स ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਵਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਪੈਕਸ ਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਲਟੋਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਵਲਟੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਉਹ 5-10% ਖਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਰੀਫ 'ਚ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਡਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵਾ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2600 ਆਈਟਮਾਂ ਵਾ, ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਨੇ, 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀ, ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ 3500 ਦੇ 3500 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਲਗਭਗ 2500 ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਖਨਊ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 5-5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੁੱਢ ਸਪਰਿੰਟ ਆਈ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। PWD ਦਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਰੋਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਫੈਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ